हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नवंबर 2024 के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वह बिहार करंट अफेयर्स का एक सीरीज है, जिसके तहत हम लोग अगस्त 2024 से लेकर अभी वर्तमान जुलाई अगस्त तक जो है जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे हम लोग इसके तहत कवर करेंगे, जिससे कि आगे 1-2 महीने में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी में बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी हमारे करंट अफेयर से आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ईयरली बिहार करंट अफेयर्स के मैगजीन हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप बीपीएससी राइट वे को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के कोर्सेज, मैगजीन, वीडियोज़ और जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ है जिसमें भारत जो है विजेता बना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन नालंदा जिले के राजगीर स्थित नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में किया गया था। भारत ने फाइनल में जो है चीन को हराकर यह ट्रॉफी जीता। भारतीय टीम के खिलाड़ी दीपिका को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत सारे परीक्षाओं में, अभी हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था राजगीर में, ठीक है। और भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है वह दीपिका को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। और फाइनल में भारत ने किसे हराया था? तो वह चीन को हराया था। तो ये 3 बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा नए टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण। बिहार के राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण में जो है 5 नए टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। जमशेदपुर के IEDPR के द्वारा यह संचालित किए जाएंगे। यह सेंटर जो है वह उद्योगों को उत्पाद और प्रक्रिया डिजाइन में मदद करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि किन जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण में। अगला प्रश्न, बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति के अंतर्गत किस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स और संचालकों को राज्य सरकार की विज्ञापन सूची में शामिल किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालक। बिहार की 2024 सोशल मीडिया नीति में 1 लाख प्लस जो फॉलोवर्स होंगे वे और 50,000 प्लस मासिक यूजर वाली वेब मीडिया और मोबाइल ऐप विज्ञापन सूची में जो है इसे शामिल किया जाएगा। यह नीति जन कल्याण योजनाओं के डिजिटल प्रचार के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, IPL इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो वह है वैभव सूर्यवंशी। समस्तीपुर के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में खरीदा, जिससे वे IPL के इतिहास के सबसे कम उम्र के अनुबंधित खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने भारत के अंडर 19 के लिए युवा टेस्ट में सबसे तेज शतक यानी कि 58 गेंद पे उन्होंने शतक लगाया था और रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में खेलने का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन शामिल हुए हैं? तो वह है वैभव सूर्यवंशी और यह बिहार से हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में जारी पंचायत विकास सूचकांक के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस पंचायत समिति को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग का दर्जा दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह है राजा पाकर पंचायत समिति और यह वैशाली में है। नवंबर 2024 में जो है जारी पंचायत विकास सूचकांक यानी कि PDI के अनुसार बिहार
वैशाली जिला की राजा पाकड़ पंचायत समिति जो है वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत समिति बनी है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि पंचायत विकास सूचकांक के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ टॉप रैंक की रैंकिंग पर कौन रहा है, तो वह रहा है राजा पाकड़ पंचायत समिति वैशाली। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर किन 2 समितियों के गठन की घोषणा की गई है जिससे नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी को योजनाओं का लाभ ग्रामीण को मिल सके? तो वह किया गया है दुग्ध और मत्स्य समिति में। बिहार सरकार ने हर पंचायत में जो है दुग्ध और मत्स्य समिति गठित करने का फैसला किया है ताकि नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी की योजनाओं का लाभ जो है वह ग्रामीण किसानों और पशुपालकों को मिल सके। राज्य में वर्तमान में 466 मत्स्य और 8300 दुग्ध उत्पादक समितियां सक्रिय हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंचायत स्तर पर 2 समिति यानी कि दुग्ध और मत्स्य समिति जो है वह गठित की गई है जिसके तहत जो है नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी की योजनाओं का लाभ जो है सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला 16वें स्थान पर रहा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बात नवंबर 2024 की हो रही है और अभी 2025 चल रही है, तो आप लोग इसे नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जमुई। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के जमुई जिले को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि बुनियाद ढांचे की प्रगति की समीक्षा के बाद जो है यह रैंकिंग साझा किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किन 4 जिलों के 40 वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा देने की योजना बनाई गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर, जमुई, बक्सर और मुंगेर। बिहार जैव विविधता बोर्ड ने राज्य भर में 1500 से अधिक वृक्षों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें से पहले चरण में 14 वृक्षों को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। यह वृक्ष हैं जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर जिलों में, जिनकी आयु जो है वह 70 वर्ष से लेकर के 250 वर्ष के बीच है। इसमें जो है सबसे पुराना बरगद का पेड़ जो है वह जमुई में स्थित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी जो है हेरिटेज में 40 वृक्षों को शामिल करने का लक्ष्य है, जिसके तहत 4 जिलों से जो है अभी वृक्षों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में छात्रों के लिए अनिवार्य की गई अपार आईडी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट कितने अंकों की होगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 12 अंक। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से 12 अंकों की अपार आईडी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अनिवार्य किया है। इसके लिए 21 से 25 नवंबर 2025 के बीच स्कूलों में एक विशेष अभियान चलाया गया ताकि सभी छात्रों की जानकारी एकीकृत रूप से डिजिटल प्रणाली में दर्ज की जा सके। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी छात्रों को जो है अपार आईडी जारी किया जा रहा है और वह आईडी का नंबर जो है वह 12 अंकों का होगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जमुई। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई जिले से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 6600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों का विकास करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ किया गया है, वह किया गया जमुई से। अगला प्रश्न, महाकवि विद्यापति की स्मृति में राज्य सरकार ने किस स्थान को विकसित करने के लिए 14.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उगना भवानीपुर। पटना में आयोजित 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के उद्घाटन समारोह में
पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने घोषणा की कि महाकवि विद्यापति की भूमि उगना भवानीपुर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 14.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सोनपुर मेला। बिहार सरकार ने सारण के सोनपुर मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन ग्राम, स्विस कॉटेज और शिल्प प्रदर्शन जैसी सुविधाएं विकसित की है जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा जो है वह सोनपुर मेले को दिया है। अगला प्रश्न, जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य सरकार ने कितने जिलों में सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 19। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत 19 जिलों में 183 सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार, भूजल स्तर में सुधार और पेयजल संकट में कमी लाना है। ये सभी योजनाएं मार्च 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कितने जिलों में सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो वह दी गई है 19। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में बिहार के किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया जो मैथिली, भोजपुरी और हिंदी लोक संगीत के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती थी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जो कि बिहार की लोक संगीत परंपरा और अग्रणी गायक थी का निधन नवंबर 2024 में हो गया। उन्होंने छठ गीतों के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में कई लोकप्रिय लोकगीतों को अपनी आवाज दी थी। उन्हें 2018 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि वह गायिका कौन थी, तो वह थी शारदा सिन्हा और 2018 में जो है इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा घोषित सांस्कृतिक कॉरिडोर योजना में निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले शामिल हैं जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना और पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गया, बोधगया, नालंदा और भागलपुर। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना और पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के द्वारा पटना एम्स में निम्नलिखित में से कौन सी नई स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं की गई है? यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर को पटना एम्स में 4 नई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किया जिसमें शामिल हैं ड्रोन से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, किडनी प्रत्यारोपण इकाई और नवजात आईसीयू और कैंसर विभाग में हेला मशीन। तो इसमें जो है हृदय प्रत्यारोपण केंद्र जो है वह शामिल नहीं है। यह थे हमारे आज के करंट अफेयर जो कि नवंबर 2024 से संबंधित थे, जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।